गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लेसन थर्ड चल रहा था चुनावी राजनीति, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि चुनावों के विषय में कि लोकतंत्र, गैर लोकतंत्र सरकार, आचार संहिता, इन सब के विषय में अध्ययन किया था। अब हम चल रहे हैं चुनावी अभियान। चुनावी अभियान के दौरान अलग अलग पार्टी अलग अलग दलीलें पेश करती हैं, अपनी पार्टी को अच्छा बताती हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले, यानी अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो क्या कार्य करवाएंगे, इसके बारे में दलीलें पेश करते हैं चुनावी अभियान के दौरान। गवर्नमेंट के अनुसार ये केवल 10 लाख से कम अपने इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा करता है तो वो जीतने के बाद भी उसको चुनाव में विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। आचार संहिता के नियम आपको बता दिए गए थे। आचार संहिता चुनाव लड़ने के बाद के कुछ फैसले हैं। अगर उम्मीदवार उन फैसलों पर सही नहीं उतरता है तो उसको हटा भी सकते हैं। ये हमारे बहुत महंगे पड़ते हैं तो ज़्यादा इसके ऊपर खर्च भी नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारा भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दे। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जनसमर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विषय में विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव को अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। ये आपके निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के नियम जो होते हैं और चुनाव के जो रूल्स होते हैं
उनको निर्धारित करती है, जिनको सरकार व उम्मीदवार इन सभी को मानना होता है। ये इसके पॉइंट्स हैं जो नियम ये लागू करती है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव न था। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी में कुछ निष्कर्ष निकालिए। भारत और ब्रिटेन का मतदान का प्रतिशत के जो ये आप नीली बाउंड्री देख रहे हैं, ये आपकी भारत की है, और जबकि ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये आपकी ब्रिटेन की है। इसमें मतदान चुनाव कितने सफल रहे इस विषय में बताया गया है और कितने सालों के लिए ठीक रहे, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। अब चलते हैं हम अपने मतदान की सूची की ओर, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से इसमें चुनाव हुए हैं। नंबर 1 पे है भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत के कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान दिया है। नंबर 2, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। ये वहाँ के लोगों का मतदान क्षेत्र है कि वो सामाजिक समूह में, ये भारत का है और ये अमेरिका का है। ऊंची, पिछड़ी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके वोटों की संख्या भी अलग पाई जाती है। नंबर 3, भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के ज़रिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है 67% लोगों ने कहा है। फ़र्क नहीं पड़ता 18% लोगों ने कहा है। पता नहीं 15% लोगों ने कहा है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता
बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधियों में भाग लेने वाले का प्रतिशत, यानी यह आपका चुनाव वर्ष में प्रतिशत बताया गया है कि 5 साल के बाद जब न्यू इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उसमें 1996 में 8% और 1998 में 13%, 1999 में 21% और 2004 में 13% चुनाव हुए। इससे आगे हम चलते हैं, जिसमें बताया गया है कि चुनाव किस तरीके से हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विषय में हमने अध्ययन किया कि किस तरीके से चुनाव होते हैं और किस तरीके से चुनावी नतीजों का स्वीकार करना होता है। ये हमारे 4 पॉइंट्स थे। इससे आगे के पॉइंट्स चुनावी नतीजों को स्वीकार करना के विषय में हम देखेंगे कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करना चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हम हरदम ताकतवर समाज के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में नववर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। अब आपका आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां, यानी स्पष्ट और निष्पक्ष चुनावों की चुनौतियां क्या होती हैं। इन बातों से हम इस साल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम को थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं
ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे। यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान में बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और जिनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों को नीतियां और व्यवहार खामोश एक से होते हैं। बड़ी पार्टियों को तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग अथवा आस्था रखते हैं, उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूर बदलाव की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझाव दे सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? इसके बाद आपके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको रीड और नोट करना है। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम इस लेसन को आपके सामने डिलीवर करेंगे। आपको अच्छे से रीड करना है और परसों इसके क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं। मंडे तक आपको इसके नोटबुक में क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और उसकी प्रतिलिपि मेरे पास सेंड करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।